सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वर्दा शुएब और मेरे साथ हैं तलहा जतो और आपको वेलकम कहते हैं दुनिया बोल है में। आज प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी मैं एक ऐसी ख़बर से जिसने पूरी सहाफ़ती बरादरी को यकज़बान कर दिया, बल्कि मैं कहूँगी कि पूरी सहाफ़ती बरादरी को हिला के रख दिया है। तलहा आप देखें, जहाँ एक तरफ अल जज़ीरा की अबू अक्लेहा जो फ़लस्तीन में उनके साथ जो वहाँ कत्ल किया गया, एग्जैक्टली जी बिल्कुल, अबू अक्लेहा शरी, उनके साथ जिस तरह का जो हादसा हुआ, जिस तरह से उनको कत्ल किया गया, वहाँ पे पूरी सहाफ़ती बरादरी उनके साथ वहाँ पे खड़ी हुई है, अपने साथी के साथ खड़ी हुई है। और दूसरी तरफ हमारे मुल्क में आप देखें क्या हो रहा है, एक अंडरडॉग सहाफ़ी, आपने कभी नाम सुना है उनका, आसिफ चौधरी, आसिफ बशीर चीमा का? एक्चुअली नॉट, मैंने भी कभी नहीं सुना। और आप ये देखें कि आसिफ बशीर चीमा साहब किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। वो आसिफ बशीर चौधरी नाम में, देखिए मैं नाम भी वो कह रही हूँ कि नाम उनका क्या है कि मैंने कभी आज तक पहले उनके बारे में ना सुना है, ना उनको देखा है, ना उनके बारे में शायद ही कोई जानता हो, आसिफ बशीर चौधरी साहब। और उन्होंने ट्वीट क्या किया है कि किस तरह की वो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं समी साहब के लिए, सीनियर सहाफ़ियों के लिए, वो किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। गुंडागर्दी ज़्यादा लग रही है, सहाफ़त कम लग रही है। तलहा वर्दा, अगर आपको याद हो गुज़िश्ता प्रोग्राम में जब हम सहाफ़त को डिस्कस कर रहे थे तो मेरा यही सवाल था, क्या सहाफ़त जिंदा है? क्या कोई जर्नलिस्ट ऐसा है जो इस वक्त बाइस ना हो? क्या कोई ऐसा इदारा है जिसकी कोई सियासी जमात ना हो? अफसोस के साथ हमारी सहाफ़त दुनिया भर में तनज़्ज़ुली का शिकार है, तबाही का शिकार है। वजह है ऑफकोर्स पैसा, सियासत, पावर, जो इसे करप्ट कर देते हैं, जो इसे न्यूट्रल नहीं रहने देते। जर्नलिज्म के हमेशा से रूल है बायस ना होना, लेकिन जो इजराइल ने किया उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक शीरी को जब सर पे गोली मारी गई तो कोई उसको मदद भी करने जा रहा था तो उस पर भी फायर किए जा रहे थे। सिचुएशन इज सो सैड। और अफसोस की बात है कि अमेरिका जो यूक्रेन के लिए इतनी आवाज उठाता है, बहुत तशद्दुद और हर जंग में उसका हिस्सा होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो खामोश बैठा हुआ है। बड़ी बड़ी ताकतें, मुसलमान ताकतें खामोश बैठी हुई हैं। कब तक हम अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे? कब तक के सर में गोली खाते रहेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे और हम कहेंगे ठीक है जी, हो रहा है तो बस होता रहे? बड़ी अफसोस की बात है। बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, टॉप स्टोरी से, फिर आगे बात करेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, सोशल मीडिया की तहरीक से शहबाज शरीफ का बराह रास्त सामना। वजीर आजम के दौरा लंदन के दौरान मुजाहरे, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक जारी, PTI की अटक में पड़ाव की तैयारी। जो 20 तारीख करीब आ रही है, खान साहब की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। सहाफ़ी बन गए डॉन। सहाफ़ी आसिफ बशीर चौधरी की दीगर सहाफ़ियों को धमकियां, गली के गुंडों वाली ज़बान इस्तेमाल की, जिससे वाज़ेह हो गया कि इस वक्त सहाफ़त बड़े ख़तरे में है, बचाना मुश्किल लग रहा है। और नर्सिंग के आलमी दिन पर पाकिस्तानी नर्सेस के लिए बड़ा एजाज़। कम्युनिटी हेल्थ नर्स सना गुल को आज आलमी एजाज़ से नवाजा जाएगा। पाकिस्तानी नर्सेस की पजीराई बहुत नेक शगुन है। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर अब भी ट्विटर पर जिंदा है। यकीनन शहबाज शरीफ जो गए हैं लंदन, उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। टॉप ट्रेंड्स में इस वक्त शामिल और अब ये तहरीक सोशल मीडिया से सड़कों पर दिखाई दे रही है, जिसका दौरा लंदन के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बराह रास्त सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा लंदन के दौरान मुजाहरे हुए हैं जिसमें इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए गए। दूसरी जानिब PTI की हकीकी आज़ादी की मुहिम ने भी मजीद जोर पकड़ लिया है। खान साहब ने कल गुलामी नामंजूर का नया नारा भी लगाया है और अब वो अटक में कल पावर शो करने जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है PTI के सीनियर रहनुमा फयाज उल हसन चौहान साहब। फयाज साहब, पहला सवाल, बिफोर वी कम टू द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, आई वुड लाइक टू आस्क यू टू कमेंट ऑन द जर्नलिज्म और जो हुआ फ़लस्तीन में, जिस तरीके से बेदर्दी से शीरी को कत्ल किया गया और फिर शहीद किया गया मैं कहूँगा, और उसके बाद
और मजीद तशद्दुद जारी है। इसराइल की बर्बरियत फलस्तीनियों पर सर बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन अफसोस के साथ दुनिया की कुव्वतें ताकतें खामोश बैठी हैं। क्या वजह है आपकी नजर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फ़लस्तीनी अवाम के ऊपर जो जुल्म और जबर और तशद्दुद है, उसके ऊपर इजहार करने से पहले मैं एक जुल्म और जबर जो पाकिस्तान के अंदर कल आपके इलेक्शन कमीशन ने किया उस पर मैं कुछ कमेंट्स करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि कल जो कौमी असम्बली के 20 अरकान को मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने के बजाय उनके हक़ में जो फ़ैसला दिया है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अरबपति और खरबपति जितने इन्वेस्टर और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने तय किया है कि अब हमें शुगर मिल लगाने की ज़रूरत नहीं, अब हमें कॉटन मिल लगाने की ज़रूरत नहीं, अब हमें घी मिल लगाने की ज़रूरत नहीं, अब हमें बिजली घर बनाने की ज़रूरत नहीं प्राइवेट, अब हमें कोई ऐसा बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं कि जिसमें हम अरबों रुपये लगाएं। अब बिज़नेस सबसे बेहतरीन ये है कि इलेक्शन आए तो आप 5 से लेके 10 MNA MPs उनके ऊपर 5-5, 10-10 करोड़ रुपये लगा के आप उन्हें मुंतखब करवा लें। फिर साल में एक आध मौका ये आएगा कि जब आप लोटा बना के अपने उन अरकान को, और 50 करोड़ अगर आपने टोटल लगाया है तो 50 अरब रुपया आप एक मौके के ऊपर आराम से कमा लेंगे। उसके बाद ना कोई अदालतें आपको पूछेंगी, ना कोई इलेक्शन कमीशन उन्हें पूछेगा, ना कोई आपकी फयाज साहब कोई नई बात नहीं, हमेशा से यही होता है, हमेशा से यही होता है। सबसे बेहतरीन बिजनेस मैं ये समझता हूँ कि कल के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब सबसे बेहतरीन बिजनेस जो है ना ये सेट हो गया है। अब आज़ादी मिल गई है, अब लेजिटिमेट हो गया है ये बिजनेस। तो सबसे पहले तो मैं मजम्मत करूँगा कल इलेक्शन कमीशन की इस फैसले की कि 63A1 कैटेगोरिकली कहता है कि अगर कोई अपनी पार्लिमानी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्लिमानी पार्टी को इख्तियार करेगा, वो भी डी सीट होता है, चाहे वोट देता है कि नहीं देता। फयाज साहब, आपको लगता है आपकी मजम्मत से इलेक्शन कमीशन पर कोई फर्क पड़ेगा? कि वो जो 20 बंदे थे सिंध हाउस से लेके, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी वर्थ को जो है ना वो डैमेज किया। राइट सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने पूछा फलस्तीन के हवाले से, सारी दुनिया के सामने है, आलमी तागूती ताकतें हैं, वो जिस अंदाज से डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके, कश्मीर के हवाले से कुछ और स्टैंडर्ड है, फ़लस्तीन के हवाले से कुछ और स्टैंडर्ड है, अपने मर्ज़ी का कोई फ़ैसला लेना हो यूक्रेन के हवाले से तो वो कोई और स्टैंडर्ड होंगे। तो मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन की आवाम जो अपनी आज़ादी की, अपनी इज़्ज़त की, अपनी गैरत की जंग लड़ रहे हैं, वो काबिल सब तहसीन है। और उन्हें मैं इन अल्फाज के साथ खराज तहसीन पेश करूँगा कि वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म व तशद्दुद सह न सके, शमशीर व सना की धारों पर रुदाद सदाकत कह न सके। ये चश्मे फलक ने देखा है ताकत में जो हमसे बढ़कर थे, तौहीद का तूफ़ान जब उठा वो मद्दे मुकाबिल रह न सके। एक जज्बा हसूल मकसद ने यूँ हिर्स व हवा से पाक किया, हम कुफ्र के हाथों बिक न सके और वक्त की रो में बह न सके। जिस बात से तुमने रोका था और दार पे हमको खींचा था, मरने पे हमारे आम हुई, गो जीते जी हम कह न सके। मैं इन अल्फाज के साथ फ़लस्तीनी भाइयों को जो अपनी शहादतें दे रहे हैं, जो अपनी इज़्ज़तों और असमतों को लुटा रहे हैं सिर्फ किबला अव्वल की आज़ादी के लिए और मुसलमानों की इज़्ज़त वक़ार और डिग्निटी के लिए, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप, अमेरिका और इन आलमी ताकतों का डबल स्टैंडर्ड है, उसकी भी मैं मजम्मत करूँ। और फयाज साहब, हम आज इसराइल को मान लें तो हमारे तमाम मसाइल वैसे हल हो जाएंगे। वैसे हमारे मुल्क में भी इसराइल से कुछ बुरे हालात नहीं है, यहाँ पर भी यही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बुरे हालात चल रहे हैं और कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है हमारे यहाँ भी। फयाज साहब, आगे बढ़ेंगे, आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी जो आजकल एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। कल के बाद से जो आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपसे बात करना चाहूँगी इस पे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन करवाएंगे वो, यानी कि जिसका मतलब ये है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोटिंग का हक़ है वो ख़त्म कर देंगे। तो आप मुझे बताएं इस बारे में PTI क्या करेगी, क्या वो खामोश बैठ जाएगी? अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प, मैं आपके सामने इसका एनालिसिस रख देता हूँ। ये जो अंजुमन गुलामान अमरीका है ना, इसके दो मेन पिलर हैं, एक पीपल्स पार्टी, एक नून लीग है, एक आले शरीफ और एक आले जरदारी है। आले जरदारी को और पीपल्स पार्टी को पता है उनके पल्ले तो वैसे ही सिंध के चंद ज़िलों के अलावा कुछ नहीं है। ये जितना मर्जी इनको 5 साल मिल जाए, 8 साल मिल जाए, 10 साल मिल जाए, फौरी इलेक्शन हो, इन्होंने सिंध के अंदर जो 2, 4, 6, 7, 8 ज़िले हैं उसी में इन्होंने करना है। ना पंजाब के अंदर, ना बलोचिस्तान के अंदर, ना KPK के अंदर इनका कोई लेना देना नहीं है, ना इन्होंने उठना है अब जो ना। तो उन्हें तो पता है कि भाईजान जितना ज़्यादा देर इक़्तिदार में रह के मौज मेला कर सकते हो आप करो। नून लीग जो है
वो बेचारी अच्छी खासी एक पॉपुलैरिटी रख रही थी आज से 4 महीने पहले तक, वो भी पंजाब के 2-3 डिवीजनों में। लेकिन जैसे ये इक़्तिदार में आए हैं, और ये इक़्तिदार मैंने आज से 1.5 महीना 2 महीना पहले, अभी दूर दूर तक ये नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, मैंने अपनी फेसबुक के ऊपर एक वीलॉग अपना चढ़ाया था। मैंने कहा था कि आसिफ जरदारी और कुछ और लोग, अब वो लोग आप खुद समझ आएंगे वो कौन है, उन्होंने मिल के आले शरीफ और नून लीग के साथ इतनी बड़ी गेम की है, इनको इक़्तिदार में लाके इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, टक्के आने की इज्जत नहीं रही इनके पल्ले। इनकी सियासत दिन ब दिन ख़त्म हो रही है, इनकी सियासी कब्र, हर गुजरने वाला वक्त इनकी सियासी कब्र को मजीद गहरा कर रहा है। इनको समझ आ गई है नून लीग को, अब ये चादर छुड़ाना चाहते हैं, चादर छुट नहीं रही इनसे। और ये जो आज बैठे हुए हैं ना लंदन के अंदर, उसमें इन्होंने एक मेन वाइटल डिसीजन ये लेना है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि जितना देर होगा इलेक्शन में, जो चंद इनके पल्ले रह गए हैं कोई जनाब वोट, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो जरदारी तो ये चाहता है भाई जी मौज मेला लगा रहे और नून लीग की सियासत ख़त्म होती रहे। उसे पता है जितना अरसा, जितने महीने इक़्तिदार रहेगा, नून लीग की सियासत सत्यानाश सवा सत्यानाश करती रहेगी। लेकिन फयाज साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अभी इस्लाहात करो, अभी वक्त गुजारो, साल 1.5 साल बाद इलेक्शन कराओ। फयाज साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि लंदन से बैठ के एक मफरूर शख्स यहाँ पाकिस्तान के मुल्क का निज़ाम हमारा पूरा चला रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? लाइक हम कहाँ जा रहे हैं अगर पीएम साहब खुद फैसला नहीं कर पा रहे? पीएम साहब खुद फैसला नहीं कर पा रहे, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से फैसले हो रहे हैं। कितनी दिलचस्प बात है कि सुने 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 कितनी दिलचस्प बात है कि लंदन में बैठ के एक मफरूर मुजरिम पाकिस्तान की काबीना का इजलास बुला रहा है वहाँ, और इजलास कंडक्ट कर रहा है, लेकिन लंदन में बैठा हुआ एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर आके इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकता। ये है इस अंजुमन गुलामान अमेरिका और इस पटवारियों की और इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जो की हुकूमत बनी है, उनका जनाब ये सोच है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मफरूर जो है, वो मुजरिम जो है, वो लंदन में बैठ के जो है वो काबीना की मीटिंग कर सकता है, लेकिन लंदन में बैठा हुआ मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो अरबों रुपए फॉरेन रेमिटेंस भेज रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान का सर्वाइवल जना की जमानत है वो, उसका सरमाया, उसको वोट डालने का हक नहीं देना चाहते। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन बहरहाल आवाम देख रही है, जैसे ही इलेक्शन होगा इनको पूरा सूद के साथ जनाब इनको सारे साथ वापस करेगी, हम इंशाल्लाह बेखम रहे। जिन पाकिस्तानी सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है उनके लिए आप क्या कहेंगे फयाज साहब? देखिए, सहाफ़ियों के हवाले से मैं बड़ा क्लियर कहूँगा कि अब वो किधर गई हैं नाम नहाद आपकी सहाफ़ियों की तंजीमें कि जो पिछले 3.5 साल में ज़रा सी बात के ऊपर उछल के आती थी, आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी सहाफ़त, हम जनाब सहाफ़ियों का ये नहीं होने देंगे, हम मीडिया के ऊपर कदखल नहीं लगने देंगे, हम ज़बान बंदी नहीं होने देंगे। तो अब ये समी इब्राहिम साहब के ख़िलाफ़ क्या हो रहा है? अब ये जनाब वो मीटिंग होती है, जुगनू मोहसिन साथ बैठी होती है, नजम सेठी की बीवी, और जनाब क्राइम मिनिस्टर को जनाब सारे वो सहाफ़ी मतलब के बुलाए होते हैं जो इनके पेरोल पे पिछले कई सालों से जनाब काम करते रहे हैं, और फिर एक सहाफ़ी और एक इनका नून लीग का एहलकार राय देता है कि भाई जी महंगाई तो बड़ी होनी है हूँ, तो इसका बंदोबस्त ये करो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और उस पर कैटेगोरिकली इंस्ट्रक्शन दे दिया करें कि इस टॉपिक पे बोलना है, इस टॉपिक पे नहीं बोलना, महंगाई के हवाले से कतई कोई डिस्कशन नहीं करनी, कोई टॉक शो नहीं करना, कोई तजिया नहीं देना। अब देखे ना क्या ज़बरदस्त सहाफ़त कंट्रोल हो रही है, कोई सहाफ़ी तंजीम नहीं बोल रही, कोई मीडिया चैनल नहीं बोल रहा। किधर गए बड़े बड़े लीडिंग टीवी चैनल जो सुबह से लेकर रात तक उनकी हर 3 मिनट बाद एक जनाब ऐड आया करता था इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, हम आज़ादी इज़हार राय के अलंबरदार, हम आज़ादी सहाफ़त के ठेकेदार, हम आज़ादी सहाफ़ियों के मामे, हम आज़ादी सहाफ़त के चाचे। तो फयाज साहब क्या सहाफ़त जिंदा है? सहाफ़त आपकी नज़र में जिंदा है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन? देखो, अभी तक की तो जो सूरत हाल है पिछले 1-1.5 महीने की, उसमें तो भाजी वेंटिलेटर पे है, मुर्दा तो मैं नहीं कहूँगा, वेंटिलेटर पे है, ठीक है ना। हाँ राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीआई के हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सहाफत इस वक्त वेंटिलेटर पर सांसें ले रही है, विच इज क्वाइट ट्रू। मैं काफी हद तक उनसे एग्री भी करूंगा वर्दा। बिल्कुल, हम सब एग्री करते हैं उस बात से, क्योंकि अब तो ये लग रहा है कि आपको बाकायदा नोट्स दिए जाएंगे और जो कहा जाएगा उसी पे बात की जाएगी, और अदरवाइज आप उसके अलावा कुछ बोल नहीं सकते।
Let's talk about this with a senior journalist with us. हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी सहाफ़त को दी और बड़े अच्छे सहाफ़ियों में से मुझे लगते हैं। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पहला सवाल, अभी डिस्कशन यही हो रही थी फयाज़ उल हसन चौहान साहब से भी, और उन्होंने कहा कि इस वक्त जर्नलिज्म सहाफ़त वेंटिलेटर पर है। वुड यू एग्री? एक हद तक कहा जा सकता है। देखिए, इस मुल्क में अच्छी सहाफ़त भी हो रही है, बड़े जुर्रतमंद सहाफ़ी भी हैं कि जो तमाम तर मुखालफत के बावजूद, दबाव के बावजूद जो है पोजीशन लेते हैं। उसमें जैसे आपके हमारे अपने इदारे के समी इब्राहिम है, ARY में अरशद के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अरशद जो है बड़ी पामर्दी से खड़े हुए हैं। इसी तरह और कई सहाफ़ी हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा, ये तो हम सिर्फ एंकर पर्सनस की बात कर रहे हैं। आप उन सहाफ़ियों की बात करें जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो एडिटिंग जॉब्स पर हैं, जो कैमरा उठा के चल रहे हैं। तो मैं इस बात से मतलब है, मैं ये कहूँ कि जी पूरी की पूरी सहाफ़त का आवे का आवा बिगड़ गया है, तो ये कहना मेरे ख्याल में ज़रा मुबालगा आराई होगी। लेकिन यकीनन हमारे बहुत सारे हो रही है, वो दीगर पोलिटिकल पार्टीज के जो एजेंडे को आज से नहीं बहुत अरसे से आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी कोई मुबालगा आराई नहीं होगी। तो यकीनन एक मिक्स प्लेट है हमारी जो साहब, और उस मिक्स प्लेट के अंदर अच्छा काम भी हो रहा है और बुरा काम भी हो रहा है। बुरा काम लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसमें आप देखते हैं कि जनाब जिस तरह से सनसनी खेजी आज हमारी सहाफ़त में आ गई। कल मेरी एक बहुत बड़े मतलब है माहिर मईशत से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी अभी उनको जो मुश्किल पेश आ रही है वो ये कि कोई आपको गैर जानिबदार, आपको ऐसा अखबार नज़र नहीं आता, मैगजीन नज़र नहीं आता बकौल उनके, कि जिसमें आप ये कहो कि जी एक फेयर किस्म की जर्नलिज्म हो रही हो। हर जो अखबार है, हर जो मीडिया हाउस है, वो कोई ना कोई एजेंडा जो है वो पुश कर रहा है। उसमें यकीनन बाज़ चैनल्स हैं कि जो अभी भी अपनी उन पुरानी इक़दार पे खड़े हुए हैं, लेकिन एक गालिब एक उनसर यही है जो साहब के, जिसमें आपको नज़र ही आता है कि हालात जो हैं इतने अच्छे नहीं हैं। जी सही। अच्छा आमिर साहब, इस बारे में क्या कहेंगे? आसिफ बशीर चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया है और जिस तरह के अल्फाज को उन्होंने इस्तेमाल किया है, गुंडागर्दी की है, जबकि उनको कोई जानता भी नहीं है, और जिस तरह की वो धमकियां दे रहे हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी को, समी साहब को, इमरान को, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्या किस तरफ जा रही है हमारी सहाफ़त? क्या कहेंगे इस बारे में? ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बात ये हो रही है कि माजी में सहाफ़ी अगर एक दूसरे की पोजीशन से खिलाफ होता है तो होना भी चाहिए, तो वो अपना काम किया करते थे, वो फर्द को निशाना नहीं बनाते थे, बल्कि ख्याल का मुकाबला ख्याल से करते थे। अब हमारे यहाँ ये होता है कि आप देखें कि आपने कोई ट्वीट किया, आपने कोई मजमून लिखा, या आपने कोई किसी टीवी प्रोग्राम में अपीयर हुए, तो बहुत सारे सहाफ़ी, जय्यद किस्म के सहाफ़ी, पुराने सहाफ़ी, कोई फॉर्मर एडिटर है, कोई कुछ है, वो लोगों की ज़ात को निशाना बनाता है। तो ये ट्रेंड हमारे यहाँ पिछले काफ़ी अरसे से जा रहा है, जिसकी एक मिसाल आपने मुझे आज दी है। अच्छा, उसमें आप ये देखें कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम एक एक्सट्रीम पोजीशन लेंगे, गाली देंगे, तो खुद उनकी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन किसी बड़े को गाली देकर, किसी प्रोमिनेंट आदमी को गाली देकर उनका कद काट बढ़ जाएगा। तो उसमें ये भी होता है कि जैसे आज डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बेहतर ये होता है कि ऐसे लोग जो मतलब है कि तनकीद कर रहे होते हैं, उनको इग्नोर कर देना चाहिए। बट आमिर साहब सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन इसे चीज बताइए, हम अपने मुल्क में रिसेंटली कन्फ्रंटेशन, राइट आमिर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्फ्रंटेशन हम बहुत देख रहे हैं अपने मुल्क में, तसादुम हम बहुत देख रहे हैं। हमने देखा आइन और सियासत में तसादुम हुआ, हम देख रहे हैं कि मुआशी तौर पर हमारा मुल्क बड़ी कन्फ्रंटेशन से गुजर रहा है IMF के साथ, डिफ़ॉल्ट की बातें सुनने में आ रही हैं। साथ साथ सहाफ़त हम देख रहे हैं इस वक्त कन्फ्रंटेशन पे आ गई है, लोग सड़कों पर निकल आए हैं, लंदन हो, पाकिस्तान हो, दुनिया भर में पाकिस्तानी कन्फ्रंटेशन चाहते हैं। फवाद चौधरी ने सिविल अनरेस्ट की बात की, कोई इस तरह की बातें भी हो रही है। इस वक्त तसादुम और कन्फ्रंटेशन, एनार्की की बातें बहुत बढ़ गई आमिर साहब हमारी सोसाइटी में। दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा महाजराई बढ़ रही है। उसकी वजह ये कि जो हमारी हुक्मरान अशराफिया है, वो पाकिस्तान के जो मौजूदा तज़ादात है उसको हल करने में नाकाम है। जिस तरह से पाकिस्तान मतलब इमरान खान साहब की हुकूमत को रुखसत किया गया, उसकी वजह से बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो गए। उसको यकीनन जो से हटाया गया, उसमें भी कोई मैं नहीं समझता कि मुबालगा आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि अगर वोटों की खरीदो फरोख्त के जरिए लोगों को दबाव में लाकर जो है आप रिजीम चेंज कर दें, और उसके बाद यकीनन पोलराइजेशन नहीं होगी तो और क्या होगा। और उसमें जब इदारों का खुद अपना किरदार जो है वो सवालिया निशान बन जाए। इलेक्शन कमीशन आज हैरान है कि जी हम कहते हैं आइन की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने डिसेंट किया, जिन्होंने अपनी पार्टी की हुकूमतूली की, उनके खिलाफ जो है आप कार्रवाई करने से कासिर हैं। तो आपके यहाँ जो है हर इदारे पे सवालिया निशान, इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया हो, सब पे आप देखें वो तनकीद की जद में है।
बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि हर इदारे पे सवालिया निशान है। अब आप खुद समझ जाइए। जी बिल्कुल। अब इस बारे में हम क्या बात करें, हम सभी जानते हैं कि आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ट्वीट्स वायरल हो रही हैं, बहुत चीज़ें वायरल हो रही हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं शो को भी, थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हटाते हैं, लाइटर टोन पे लेके आते हैं और आपको बताते हैं एक वायरल वीडियो के बारे में कि बाप और बेटे के प्यार का कोई नैमुल बदल नहीं। शोबिस इंडस्ट्री के अदाकार बिलाल कुरैशी की अपने बेटे के साथ एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो गई है। वीडियो में बिलाल कुरैशी च्युइंगम चबा रहे हैं और उनका नन्ना सा छोटू सा क्यूट सा प्यारा सा बेटा भी उन्हीं के अंदाज में उनकी नकल उतार रहा है। और अदाकार फिर बेटे से पूछते हैं कि भाई ये च्युइंगम खानी है, तो उस पर उनका जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है वो आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह की वो नकल उतारना शुरू कर रहा है उनका बेटा उनका कि बच्चे यूजुअली करते हैं तलहा, हम पेरेंट्स को देखते हैं वो करते हुए, या फिर स्पेशली लड़के मैं कहूँगी तो वो अपने फादर को अपना आइडियल रखते हैं। वो जिस तरह कुछ भी करें, वो बच्चे छोटे उनको समझ तो नहीं आ रहा होता लेकिन वो उनकी नकल उतारते हैं। यकीनन आप सही कह रही हैं, होता है, बच्चे अपने वालिदैन से ही सीखते हैं। अब जस्ट फॉर जनरल नॉलेज मैं आपको बताऊं, जो जूस होते हैं वो दुनिया के रईस तरीन कौम है। तो जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो माँ उसे कहते हैं कि आप मैथ्स के सम करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे पास पैसा इतना है तो हम चाहे पैदा हो तो मैथ्स में इतना अच्छा हो कि वो बिजनेस हिसाब किताब सबको मेंटेन कर सके। इसी तरीके से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के वली हैं, जिन्होंने अपने माँ के पेट से 17 पारे हिफ्ज़ किए। जब वो दुनिया में आए और मदरसे में गए तालीम हासिल करने के लिए तो उन्होंने 18वें पारे से हिफ्ज़ करना शुरू किया। इससे वाज़ेह हो जाता है कि माँ बाप से इंसान बहुत सीखता है, ख़ासतौर पर माँ से, दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना। आई थिंक वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब ये वो सेगमेंट है जिसका शायद बहुत से लोगों को इंतज़ार भी होता है और काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं और इस वक्त स्क्रीन के आगे बैठ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आज ये सेगमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि मैं आज बात करूंगी थोड़ी सी क्रिप्टो पे, उसके बारे में थोड़ी सी प्रेडिक्शन लूँगी क्योंकि वो मार्केट क्रैश कर गई है और बहुत से लोग बेचारे जिन्होंने इसे पैसा लगाया था वो डूब भी गए हैं, बहुत परेशान हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, अब कौन सा कॉइन लें ना लें, इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें। तो ये सारी सिचुएशन में हमें कौन गाइड करेगा, उनसा हमारे साथ मौजूद हैं, फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं, हमें गाइड करेंगी, अपनी प्रेडिक्शन से बताएंगी कि क्या होने वाला है। सियासत पे भी बात करेंगे, इस पे भी बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम उनसा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए उनसा कैसी हैं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उनसा आप क्रिप्टो पे हैं, करती हैं इन्वेस्टमेंट? नहीं बिल्कुल भी नहीं, और ना ही मुझे ज्यादा नॉलेज है, बस ये मतलब है कि कुछ है जरूर। अच्छा, कुछ है जरूर। क्या कहेंगी आप, आजकल क्रिप्टो की मार्केट क्रैश कर गई है, बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर गई है, तो क्या कहेंगी, आपको क्या नजर आ रहा है फ्यूचर में लोग उसे मजीद इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप साल 1.5 साल इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें और फिर आपके पैसे डबल हो जाएंगे। नहीं देखिए, मेरे पास जो कार्ड्स हैं, जो है जस्टिस का कार्ड है, फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। मैंने 4 कार्ड्स इसीलिए निकाले हैं क्लियरिफिकेशन के लिए। इस वक्त जो है वो लोगों को थोड़ा सा जो है इसको मतलब देखना चाहिए, और इसमें बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ है, काफी नुकसान नजर आ रहे हैं। लोग जो है बर्डन का शिकार, स्ट्रेस का शिकार हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो है फिलहाल एटलीस्ट 3 to 4 months या 6 months तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। थोड़ी होशियारी का मुजाहरा करें, जस्टिस का कार्ड है, थोड़ी सी चालाकी और होशियारी एक्टिवली और दिमाग से फैसला करें, और फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर है, अदरवाइज आगे भी आप लोगों को लॉस होगा। सही। तो उनसा जो आजकल कह रहे हैं कि नहीं, अगर दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट, कि आप बहुत सस्ते में आप कॉइन्स काफ़ी सारे ख़रीद सकते हैं और आपके पैसे साल 1.5 साल में डबल हो जाएंगे, तो ये क्या चक्कर है, इसके बारे में क्या कहेंगी? देखें, हर जगह मुझे ब्लॉकेज नज़र आ रही है। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। वैसे भी मई का जो मंथ है वो चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, डॉलर आप देखें कितना जो है वो रेज हो रहा है, 192 पर चला गया है। तो इस वक्त तो मैं ये समझती हूँ कि 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तलवारें ही तलवारें हैं, स्ट्रेस बर्डन होगा, लॉस होगा। इससे बेहतर है कि
जो है कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट 3 मंथ्स तो अपना पैसा को होल्ड कर लें। अच्छा, 3 मंथ्स तक बिल्कुल ना करें। तो मार्केट में बेहतरी कब से आना शुरू होगी या कब तक आ जाएगी? देखिए, यहाँ पर द डेविल की एनर्जी, जितने भी मैंने कार्ड्स निकाले हैं मुझे एक कार्ड पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। तो मैं यही कहूँगी कि 3 से 4 माह एटलीस्ट जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अच्छा, 3 से 4 माह बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें, उसके बाद देखें, सोचे समझे फिर इन्वेस्ट करें क्रिप्टो में, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जिस पे कहा जा रहा है, इथेरियम है, बिटकॉइन है, कि इस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर सोच समझ के करें, क्योंकि सितारे इसके बारे में कुछ अच्छा हाल नहीं बता रहे हैं। अच्छा, उनसे बताइएगा कि जो हमारी माशी सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के हालात और मईशत क्रैश करने वाली, बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो इस बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, मईशत जा सकते हैं, मईशत जो है वो क्रैश तो करती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि डॉलर, इकोनॉमी, महंगाई बहुत ज़्यादा, हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। तो द टेम्परेंस का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मून का कार्ड है, और पूरी दुनिया की जो है वो नज़रें जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पर भी हैं। लेकिन ये टेज है, स्पेशली मई का जो मंथ है वो बहुत मुश्किलात नज़र आ रही हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हुकूमत के लिहाज से हो, पॉलिटिकल हिसाब से है। बहुत मुश्किल टाइम है, क्योंकि ये मंथ जो है इसमें राहु जो है वो, अगर हम पाकिस्तान का जायचा देखें तो राहु कंजक्ट हो रहा है। इस वजह से ये मंथ बहुत मुश्किल है, और बेहतर यही है कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं ट्रैवल जैसे स्पेशली कर रहे हैं या जो है इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो ना करें तो बेहतर है। और बाकी ये है कि महंगाई जो है फ़िलहाल कंट्रोल में आती हुई नहीं आ रही। मुझे हुकूमत भी काफ़ी परेशान नज़र आ रही है, बहुत बर्डन का शिकार नज़र आ रही है। स्पेशली शहबाज शरीफ साहब के लिए जो कार्ड है वो कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। मून का कार्ड है वो भी काफ़ी जो है मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कल जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जो है वो मशावरत के लिए गए हैं, तो लेकिन मुझे कोई हुकूमत का कोई हाल नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, मैं यही सवाल करने वाली थी आपसे, उनसा मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि मुझे बताएं कि 2 तरह की हमें अब हुकूमत में जो है वो लोगों की सोच नज़र आ रही है। कुछ आधे लोग, मुझे लग रहा है नून लीग के, कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी हो जाने चाहिए, क्योंकि जो मईशत का हाल है कहीं ये ना हो कि जो मलबा वो PTI की हुकूमत पर गिरा रहे थे वो उनके ऊपर खुद ही आ जाए। और आधे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, थोड़े से हालात बेहतर की तरह, थोड़ा सा आगे मजीद प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं इलेक्शंस को। तो आपको क्या नज़र आ रहा है होता हुआ कि हुकूमत किस तरफ जा रही है और इलेक्शन के क्या हालात नज़र आ रहे हैं आपको? जेके कार्ड जो मैंने निकाला है नून लीग या हुकूमत का वो 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, इनसिक्योरिटी और फियर्स का कार्ड होता है। तो ये जो मई का जो मंथ है इसमें काफ़ी अहम फैसले होने का इम्कान है, और मई के मंथ में ही जो है वो हो सकता है इलेक्शन का फैसला हो जाए। ये हुकूमत जो है वो ज़्यादा देर तक चलती हुई नज़र नहीं आ रही, और इस मंथ में जो है वो इलेक्शन की तरफ हालात जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हुकूमत से हालात कंट्रोल नहीं होते हुए नज़र आ रहे। महंगाई जो है वो बढ़ती जाएगी, इससे भी ज़्यादा मुझे महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बजट जब आएगा नेक्स्ट मंथ जो है वो एक्सपेक्टेड है बजट, तो उसमें भी मुझे कुछ जो है वो दावा आवाम को नज़र नहीं, इस वजह से पब्लिक की तरफ से, आवाम की तरफ से और ज़्यादा प्रेशर आएगा। ओहो, पब्लिक की तरफ से वाकई बहुत प्रेशर आएगा, क्योंकि पहले ही आवाम इतना चीख रही थी महंगाई हाय, महंगाई उफ महंगाई, और अब तो मज़ीद महंगाई को ऐसा लग रहा है कि मैं एक पर तो नहीं डबल पर लग गए, और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। पहले वही मुफ्ता इस्माइल साहब कहते थे कि आपने इतना महंगा पेट्रोल कर दिया है, और अब वो खुद कह रहे हैं कि जी इतना सस्ता पेट्रोल क्यों बेच रहे थे, अभी तो इसको और महंगा करना चाहिए था। तला, क्या कहेंगे आप? बहुत सीरियस सिचुएशन है, परेशान कुन बात है। अल्लाह खैर करे, दुआ करूंगा मैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए और इसकी मुश्किलात हल करे, क्योंकि सिचुएशन इज एक्चुअली वेरी सीरियस। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि दुनिया भर में आज नर्सिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान से हमारी हीरो नर्स सना गुल बलोच को आज इंटरनेशनल नर्सिंग अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। जी, तो अगर हम बात करें तो देखा जाए तो
नर्सिंग का सिर्फ एक वाहिद ऐसा शोबा है ताला, एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक फीमेल सेंट्रिक प्रोफेशन हम उसे आसानी से कह सकते हैं कि इसके अलावा कोई प्रोफेशन लें आप, फ़ौज का ले लें, आपके जहन में सिर्फ एक मेल फिगर आता है, लेकिन जब हम बात करते हैं नर्सिंग की या नर्स की, सबसे पहले वो एक फ़ीमेल ही जहन में आती हैं। तो ये हमारे लिए एक दोहरी खुशी की बात है कि पाकिस्तान की सना गुल जो है वो नामजद हुई इंटरनेशनल अवार्ड के लिए। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? एंड कंग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप मुझे बताएं कि शुरू से आपको शौक था, आप इतनी यंग एज में माशाल्लाह से इतना बड़ा अवार्ड जीतने जा रही हैं, तो आपको शुरू से ही एक पैशन था नर्सिंग का या फिर बाद में आकर डिसाइड? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब मेडिकल पढ़ते हैं फिर बाद में नर्सिंग चूज़ करते हैं कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता परसेंटेज की वजह से। नहीं, अब तो नर्सिंग में ऐसा नहीं है। नर्सिंग में आपको काफ़ी कंपटीशन के बाद एडमिशन मिलती है। मेरी मदर है हेल्थ केयर में, वहाँ से थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिला था, लेकिन ज़्यादा इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स का था। अच्छा। तो वो जब नर्सिंग में गए थे तो दे सेड कि दिस इज़ समथिंग यू कैन डू, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बेड साइड पे करें, कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप नर्सिंग में आ सकती हैं। तो चूँकि मेरा हमेशा से ये था कि कम्युनिटी एंड सोशल वर्क में मैं हेल्थ केयर पे कुछ करूँ, सो नर्सिंग वाज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। सही। तो अभी आप ज़्यादातर आप इमेज बिल्डिंग पे काम करती हैं, लाइक आपने जिस तरह से बताया कि आप कम्युनिटी बिल्डिंग पे काम कर रही हैं। जी, तो नर्सिंग का एक स्पेशलिटी है जिसको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग या पब्लिक हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। उसमें हम कम्युनिटी के अंदर बैठ के जो है डिजीज़ हेल्थ प्रमोशन और प्रिवेंशन पे काम करते हैं। उसमें बच्चों की इम्यूनाइजेशन, स्क्रीनिंग, एडल्ट स्क्रीनिंग, हेल्दी हार्ट स्क्रीनिंग, तो मतलब बीमारी का ख़राब होने से पहले उसको डायग्नोज करके ट्रीट करना, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल होता है। सही। और सना, आपने ऐसा क्या काम किया कि आपको इस अवार्ड के लिए नामजद किया गया? जब मैं स्टूडेंट थी आगा खान यूनिवर्सिटी में नर्सिंग का, तो वहाँ पे मेरा शुरू से ये था कि नर्सिस का जो एक इमेज है उसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। हमें काफ़ी चीज़ों में इनवाइट नहीं किया जाता था, जस्ट फॉर द परसेप्शन के नर्सेज आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग इट। तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले ये किया, एज ए स्टूडेंट मैंने वहाँ पे स्टूडेंट रिसर्च सोसाइटी फाउंड किया स्कूल ऑफ नर्सिंग में, जिसमें नर्सिंग स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस किया कि वो रिसर्च में जाएँ। तो थ्रू मेंटरिंग और नेटवर्किंग हमने उनको इन्वॉल्व किया। अभी 2 साल हो गए हैं उसको, जब मैं ग्रेजुएट भी हो चुकी हूँ। तो अभी यहाँ पे ये रिज़ल्ट आया है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एज ए रिसर्च इंटर्न्स जा रही है। माशाल्लाह। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग मैंने वहाँ पे किया। दूसरा, वहाँ पे सोसाइटी ऑफ इनोवेशन मेडिकल एजुकेशन का एक इदारा है जहाँ पे मैंने फाउंड किया था। तो हम दाऊद फाउंडेशन और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मिल के स्कूल वगैरह में जाके सेशंस करते थे, जिनको नर्सिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स मिल के लीड करती थी। इसके बाद नर्सिंग नाउ एक कैंपेन शुरू हुआ 2019 में, जिसमें हम प्रेसिडेंट हाउस गए थे, आरिफ अलवीन साहब ने इनवाइट किया था, और वहाँ पे हमने जो है नर्सिंग की इमेज पे प्रेजेंटेशन दी थी और नर्सिस डे को लॉन्च किया था। तब से मैं नर्सिंग नाउ कैंपेन के साथ मुंसलिक हूँ, जो कि बर्थडे ट्रस्ट ऑफ यूके का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन जो हब है उसमें मैं को चेयर करती हूँ, जिसमें 16 ममालिक के डिफरेंट नर्सेज हैं, यंग नर्सेज, जिन पे हम लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो सना, ये आपने खुद से ही स्टार्ट किया था या आपकी पूरी, जैसे आपने कहा कि आगा खान की पूरी टीम ने आपको एक टीम अप किया था, या सबसे पहले इनिशियल स्टेप आपने खुद लिया था? इसमें पैशन तो अपना होना चाहिए, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से फर्स्ट किक ऑफ मुझे वहाँ से मिला था, एक अपॉर्चुनिटी। और मेंटर मेरे एक प्रोफेसर थी मैम लुबना गज़ल, वो बहुत ज़्यादा लीडरशिप में इन्वॉल्व थी। उन्होंने ICN में लीडर हैं वो, एज अ नर्स कंसल्टेंट। तो उनसे मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस थी, तो उन्होंने मुझे जो है बताया कि यू हैव द स्पार्क, यू शुड डू इट। तो एक थोड़ा सा उनकी तरफ से मुझे सपोर्ट था। देन एक दफ़ा आप इन हो गए तो नेटवर्किंग खुद ब खुद बन जाती है। सना, मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि माशाल्लाह से आपकी मेहनत की बदौलत और आपकी टीम की मेहनत की बदौलत आपने रिसर्च की तरफ नर्सेज को राग़िब किया, लीडरशिप प्रोग्राम्स लेकर आए, तो क्या मुस्तकबिल में हमें मज़ीद सना बलोच मिलने वाली हैं? आप जैसी और नर्सेज प्रोड्यूस होने वाली हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स आपने एक बेंचमार्क सेट किया है, द बिगर चैलेंजेस कि वैसी ही नर्सेज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती रहें। विल इट बी पॉसिबल? फॉर नाउ बहुत ज़्यादा नर्सेज हैं, दे आर डूइंग रिमार्केबल जॉब। मुझे लगता है कि उनको स्पॉटलाइट पे लाने की ज़रूरत है। नर्सेज रिसर्च में बहुत पहले से स्पॉटलाइट पे नहीं आती नर्सेज यार, ये तो बताएं मुझे आप पहले। बिकॉज ऑफ द सिस्टम में भी डॉक्टर को स्पॉटलाइट मिल जाएगी और नर्स साइड पे रह जाएगी यार। नहीं, इस तरह बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जिनको स्पॉटलाइट पे लाने की ज़रूरत है, जिसमें हमारे पास टेक्नीशियंस हैं, फार्मासिस्ट हैं, हमारे पास जो है पैथोलॉजिस्ट हैं, नर्स असिस्टेंट्स हैं, पूरी टीम एक काम करती है। एक सर्जन सर्जरी करने के बाद चला जाता है तो पूरी टीम उसको संभालती है, और अगर वो टीम ना हो तो सर्जन की सर्जरी नाकाम हो जाती है। तो इसमें जो है बहुत सारे, लेकिन नर्सेज इज़ अ बैकबोन, क्योंकि जब हमने अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू किया था तो हमें लगा कि नर्स को सबसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। डॉक्टर नहीं आया तो नर्स का मसला है, ब्लड नहीं आया तो नर्स का मसला है। एक और इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है,
AKUH का आपने नाम ले लिया, वहाँ का नर्सिंग स्कूल हम जानते हैं बहुत मशहूर है। पाकिस्तान में कितने नर्सिंग स्कूल्स हैं और क्या इस क्वालिटी के हैं या सिर्फ ये एक ही है इस क्वालिटी का? द गुड न्यूज़ इज़ कि अभी इस पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, काम हो रहा है। इवन आफ्टर द पैंडेमिक ऐसा लगता है कि नाउ द गवर्नमेंट्स आर सीरियस के नर्सिंग पे फोकस किया जाए। तो हमारे पास 2-3 बड़े यहाँ पे कॉलेजेस हैं, लेकिन बहुत कम हैं और होने चाहिए। आगा खान यूनिवर्सिटीज़ में है, शिफा है, पिम्स है, मुख्तार शेख मुल्तान में है, और हमारे पास डाव है, यहाँ पे ज़ियाउद्दीन है। ये बड़े बड़े नाम हैं जहाँ पे अच्छी क्वालिटी ऑफ नर्सिंग दी जाती है। लेकिन रेगुलेशन अभी भी इम्पॉर्टेंट है कि MSc और PhD के लेवल पे नर्सिंग को किस तरह स्ट्रेंथन किया जाए, कि हाई एंड लेवल पे नहीं लिया जाता। लेकिन नर्सिंग का जो एक प्रोफेशन है वो बहुत ही डेडिकेटेड प्रोफेशन है, कि जिस तरह से आपने बात की कि वाकई एक सर्जरी के बाद जिस तरह से एक पूरी टीम लेके चलती है, स्पेशली नर्स बहुत ज़्यादा केटर करती है, वो पेशेंट के साथ भी कनेक्शन होता है उसका, उनके अटेंडेंस के साथ होता है, सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल। कभी ऐसा हुआ है आपकी प्रोफेशन में सना कि बहुत ही आपको किसी चैलेंज का सामना करना पड़ा हो जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हुआ हो एज ए नर्स? मेरा जो है ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पैंडमिक वाज समथिंग कि हमें ज़्यादा चैलेंजिंग था। उसमें जब हमारे कुलीग्स बीमार हो जाते थे, स्टाफिंग नहीं होती थी, डबल ड्यूटी ट्रिपल ड्यूटी कर रहे होते हैं, और जब आप खुद पॉजिटिव जाके आपको हॉस्टल में बंद कर दिया जाता है, आपको कुछ फैमिली का नहीं पता होता। तो मेरे लिए जो पैंडमिक था वो बहुत खौफनाक था। तो उसके बाद तो बहुत सारी नर्सेज मेंटल हेल्थ क्राइसिस में चली गई थी, उनको थेरेपीज की नीड पड़ गई थी। तो हमें नाइटमेयर्स आते थे कि रोज़ हमें कोई दफना रहा है, इस तरह की चीज़ें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वक्त कम है, मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो। ये बताइए, एक नर्स पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारती है या दुनिया के दूसरे ममालिक में? क्योंकि हम डॉक्टर्स का जानते हैं कि जब वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, उनकी अर्निंग्स चेंज हो जाती है और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, पैसे अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे वो यही कंप्लेन करते हैं अगर अपना भी काम करना पड़ता है, सरकारी नौकरी भी करनी पड़ती है, वहाँ पर भी क्लिनिक चलानी है, वहाँ पर भी क्लिनिक चलानी है। नर्सेज भी क्या सिचुएशन? नर्सेज का मोर और लेस पूरी दुनिया में एक जैसा ही हाल है, लेकिन ऑफ कोर्स जो ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं यूरोप में स्पेशली, वहाँ पे कंपैरेटिव टू पाकिस्तान तो बेटर ही लाइफ है, क्योंकि यहाँ पे तो एक प्रोफेशनल जब जाता है तो उसका बेटर ही लाइफ होता है। लेकिन शॉर्ट स्टाफिंग, ओवरवर्क, लेस रिकग्निशन, ये सारी चीज़ें तो पूरी दुनिया में नर्सेज के लिए कॉमन है। और जो नर्सेज निकल रही हैं स्कूल से, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है या फिर स्ट्रगल करना पड़ता है? बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, और नर्सेज के पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि वो कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ जाएं। कहाँ जाए? यानी जो इस वक्त लड़कियां आपको देख रही हैं वो सोच रही हैं कि हम कौन से प्रोफेशन की तरफ बढ़ें। नर्सिंग इज़ अ गुड प्रोफेशन। नर्सिंग इज़ अ बेस्ट प्रोफेशन। इसमें आपके कैरियर लेडर्स बहुत ज़्यादा हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं, आप एजुकेशन में जा सकते हैं, कम्युनिटी में, सोशल वर्क में, पॉलिटिक्स में। परसेप्शन है कि यार नर्स इतना नहीं कमाती। परसेप्शन ये है हमारी सोसाइटी में कि यार नर्स की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ये गाड़ी कहाँ से लेगी, इसके पास तो बहुत थोड़े से पैसे होंगे, सर्वाइव करेगी हार्डली, मेक बोथ हैंड्स मीट। इज इट ट्रू? इट इज़ ट्रू एज इनिशियल फेज, बट किसी भी प्रोफेशन को आप स्टार्ट करते हो तो आप स्टार्ट में तो इतना वो नहीं करते, लेकिन ये फुलफिलिंग जॉब है। आपको कभी भी सर्वाइवल के इशू नहीं होंगे, आपको कभी जॉब का इशू नहीं होगा। और जब जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे, मास्टर्स करोगे, PhD करोगे, अपना एजुकेशन इंक्रीज करोगे, यू विल बी अर्निंग मोर देन एज कम्पेरेटिव टू अदर। आज के दौर में कामयाब नर्स कितना कमाती है? आखिरी सवाल। एक कॉमन BSc एंड डिग्री होल्डर स्टाफ नर्स, टॉप नर्स महीने में 5-6-7 लाख 10 लाख तक तो कमा लेती है। और हम कहाँ से कह रहे हैं कि कहते हैं कि कौन कहता है कि नर्सेस इतनी अच्छी अर्निंग नहीं करती है। खैर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टू यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और कामयाब करे। थैंक यू। और यकीनन बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई है कि कामयाब नर्स, अच्छी नर्स 5-6-7 लाख महीना कमा सकती है। जो नर्सिंग इज़ ए गुड प्रोफेशन। जितनी बच्चियां देख रही हैं इस वक्त हमें, उनको सना का ये मशवरा है कि इस प्रोफेशन का इंतखाब करें। वरदा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं बात करेंगे कि भाई अपनी शादी का दिन हर कोई यादगार बनाना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी की ख्वाहिश होती है, जिसके लिए अक्सर दूल्हा दुल्हन कई तरह के नित नए कोशिशें करते हैं, कई जतन करते हैं, कई प्लानिंग्स करते हैं। लेकिन एक जो आपकी मैरिटल लाइफ स्टेटस होती है उसका आगाज़ स्टार्ट होने से पहले ही दूल्हा दुल्हन के दरमियान अगर कोई हाथापाई हो जाए या 2 हाथ आपने भी लगा दी, और ये देखें से वीडियो देख रहे हैं आप, ओहो अच्छा ओके, ये देखें आप वीडियो भी देख सकते हैं, डांस करते करते, और ओ गॉड ये क्या है? ये कोई मार्शल आर्ट के कोई स्ट्रैटेजी है या फिर ये शादी के दिन हो रहा है? ये क्या है? इस वीडियो को देख के मेरी अजम्पशन ये है कि ये दोनों एक मार्शल आर्ट्स जूडो में कहीं मिले हैं, वहाँ ट्रेनिंग साथ करते थे, प्यार हो गया, शादी हुई, प्रैक्टिस साथ करते रहे इतने सालों तक जिम के अंदर जूडो में, और यकीनन जूजिट्सु और क्यूकुशन के स्टाइल से वो लड़ रहे हैं।
वाजे हो गया है कि ये प्रॉपर प्रोफेशनल फाइटर्स है, कपड़ों से भी वाजे हो गया है। इन्होंने कहा कि हम जो है अपनी रस्म बरकरार रखें, हम जहाँ मिले थे वो निशानी जिंदा रखी जाएगी और हम ऐसे कपड़े पहन के शादी के दिन भी लड़ेंगे। और दुल्हन ने पहले ही जो है, पर ये अच्छी बात है, देखिए शुरू में लड़ लिया है उन्होंने, आगे सुकून से वक्त गुजरेगा। ये कैसे कह सकते हैं आप? और मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट हैं, तो आगे तो खैर बड़े मुश्किल ही हालात नजर आ रहे हैं मुझे। पहले दिन से लड़ाई शुरू कर दो जी, हम यूज्ड टू रहेंगे लड़ाई के, लड़ते रहेंगे। दुल्हन ने पहले हरा दिया कि पंगे नहीं लेना। ऑब्वियसली उसने खुद हार मानी, उसने कहा भलाई इसी में है, हैप्पी वाइफ इज अ हैप्पी लाइफ। सो उसने पहले ही हार मान लूं और गिर जाऊं, चित हो जाऊं, ताकि आगे मुश्किलात ना, आगे मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। और वैसे भी कहते हैं कि वाइफ इज ऑलवेज राइट, अगर आपको खुशहाल जिंदगी गुजारनी है। लेकिन अगर इंसान पे सजदा फर्ज होता तो बीवी अपने शौहर को करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, तो वाज़ेह हो गया है कि बीवी के बहुत ज्यादा फराइज हैं अपने शौहर को खुश बिल्कुल है। लेकिन फिर भी मर्द हज़रात को भी, शौहरों को भी बीवी का ख्याल बिल्कुल फर्ज है। हमारे अपने फराइज हैं, लेकिन सजदा इज समथिंग व्हिच वी डू टू आवर गॉड। तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सजदा करते हैं और किसी को नहीं करते ना। यहाँ तो मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ, उस हवाले से बात कर रही हूँ। सोसाइटी हमारी मुसलमान है, तो हमें इस्लाम के इक़दार भी देखना जरूरी है। बिल्कुल। चलें जी, एक और वीडियो की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई एक और वायरल वीडियो हमारे पास है, हम वो दिखा देते हैं कि थप्पड़ खाकर मुस्कुराने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा, ये क्या देखिए, ये क्या हो रहा है? इसी शूट पे है मेरे ख्याल से। यार थप्पड़ तो नहीं कहूंगा मैं इसको वर्दा, ये तो मोहब्बत में ऐसी बहुत सारी थप्पड़े पड़ जाती हैं। प्यार से, ये तो प्यार से। ये देखिए फुटबॉल मैच में आपने देखा कि वो कोच अपने खिलाड़ी को किस तरह की थप्पड़े मार रहा होता है, आप इसको थप्पड़ बोलते हैं? नहीं, ये प्यार की थपकी कह सकते हैं। वो भी प्यार की थपकी होती है, गुस्से में थोड़ी ना मार रहा होता है। चलें जी, ये देखिए काम में, प्रोफेशन में पता है जब आप एक साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो आप एक टीम बन जाते हैं, एक फैमिली से बन जाते हैं। और फिर ये हंसी मजाक, छोटी मोटी नोक झोंक और हल्का सा एक चपत लगा देना, ये चलता रहता है। आपने लगाई किसी को कभी? मैंने किसी को नहीं लगाई, लेकिन मेरा मेकअप अदील करते हैं। चले अदील, अगर अगली दफा मुझे मेकअप अच्छा नहीं लगा तो मैं हल्का सा टक करके लगाऊंगी अदील को, अगर वो देख रहा है तो। चलें सना, आपका एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करेंगे, आप आए, आप अपना कीमती वक्त में दिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, आपका हिम्मत जाएगा। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब बात कर लेते हैं कुछ करंट सिचुएशन की। जी हाँ, बात करेंगे कुछ कोविड के हवाले से। आलमी वबा से कौम को लड़ते अभी 3 साल ही गुजरे थे कि एक बार फिर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की नई किस्म ने लोगों को मजीद खौफजदा कर दिया। हुकूमत की जानिब से नया जो NCOC था उसको दोबारा फाल कर दिया गया, मगर शहरियों पर खौफ के साए का राज अभी भी कायम है। मजीद इस हवाले से सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। जी, अल्लाह रहम करे कि अभी कुछ अरसा ही हमें हुआ था, पहली ईद ही हमारी गुजरी थी जो हमने बगैर कोविड के गुजारी थी, अपनों प्यारों के साथ गुजारी थी। लेकिन फिर दोबारा से एक बड़ी टेंशन दोबारा हमारे सरों पर आ गई है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट हेल्थ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में, दोबारा से एक नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, उस बारे में क्या कहेंगे? कैसा खतरनाक है, कितना है? जी, इस वक्त तो यही कह सकते हैं कि ये, जैसे पहले हम लगातार इस बात बारे में गुफ्तगू करते रहे कि ये वेरिएंट्स आते हैं और आते रहेंगे। सिर्फ देखना ये होता है कि जो हर वेरिएंट या नई किस्म है उसमें ख़तरे की कितनी अलामत मौजूद है। क्या वो तेज़ी से फैल सकता है, क्या वो लोगों को ज़्यादा बीमार कर सकता है, इस चीज़ पे तयन होता है उसके टोटल ख़तरे का। अभी तक जो चीज़ हमें नज़र आई है वो ये कि अगर हम जनूबी अफ्रीका को देखें या कुछ और जगहों में भी, तो थोड़ा बहुत जो तादाद में, जो केसेस की डिटेक्शन की तादाद है उसमें उन ममालिक में कुछ इजाफा हुआ है। उसका जो इन पेशेंट एडमिशन्स पे या बीमारी के ऊपर या बीमारी की शिद्दत पे कोई ख़ास असर अभी तक मेजर नज़र नहीं आया। सो इस सूरत हाल में जो सबसे अक्लमंदाना कदम है वो यही हो सकता है कि इसके अदाद शुमार को लगातार फॉलो किया जाए, उनको देखा जाए, उनको एनालाइज किया जाए। जैसे कि कौमी इदारा सेहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अंदर हमने एक CDC सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल बनाया था, वो फ़ाल है, वो काम कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि वो
वो तमाम जो लेसन्स लर्न किए गए थे कोविड के इस पिछले 2 साल में, उनको बरूए कार लाएंगे, उन लेसन्स के ज़रिए उन जो चीज़ें सीखी हैं उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी इस वक्त कोई अलार्म की बात नहीं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर वबा पे नज़र रखनी बिल्कुल ज़रूरी। सही। तो डॉक्टर साहब, बूस्टर डोज भी इस पे दोबारा लगवाना ज़रूरी है, क्या बूस्टर डोज भी काम करेंगे इसके लिए? अभी तक तो जो मालूमात हैं जी वो ये हैं कि अक्सर जिसमें बेहतरीन तरीन रिसर्च हुई है, जो बेस्ट इंफॉर्मेशन है वो ये कि 2 बेसिक डोजेस के बाद एक तीसरा जो डोज़ है बूस्टर या एक चौथा भी आप लगा लें तो वो कारआमद हैं और हमें लगवा लेने चाहिए। जिस किसी ने नहीं लगवाए 2 या 3 डोजेस वो लगवा लें और चौथा भी लगवाया जा सकता है। तो इस सिलसिले में इस वक्त तो यही बेस्ट गाइडेंस है और मैं समझता हूँ कि ये कारआमद रहेगी। अगर इसमें कोई तब्दीली होती है इस मामले में तो वो साइंसी तौर पे सामने आ जाएगी, तो सूरत में ज़ाहिर है कौमी इदारा सेहत सबको बता भी देगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है इसमें और बहुत अच्छी तरीके से आपने पीटीआई की हुकूमत में इस पेंडेमिक सिचुएशन का सामना किया था। कोविड से जो एक जंग चल रही थी उसमें आपने बहुत एक अच्छा अहम रोल प्ले किया था। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त हमारी आवाम से या पाकिस्तान के लोगों से? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि जी बिल्कुल ये कौमी मसला हमेशा होता है और जो हुकूमत वक्त होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसमें जिसे कहते हैं गाइडेंस प्रोवाइड करती रहे। और मुझे उम्मीद है और इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस है कि जो इदारे हमने इसके लिए बनाए हैं और जो चीज़ें सीखी हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, उसके ज़रिए एक कंसोलिडेटेड व्यू जो है बीमारी के बारे में, उसकी शिद्दत के बारे में, वैक्सीन के बारे में, वो लगातार आता रहेगा ताकि पाकिस्तान के अवाम जो है उनके पास एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लगातार रहे ताकि वो अपने एक्शंस को एडजस्ट कर सके। खुदा न खास्ता अगर इसमें किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, अव्वल तो मेरा ख्याल है अभी इसको सिर्फ वॉच और ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। और वॉच करने के लिए अपैरेटस हमारा कंप्लीट है, सिस्टम हमारा फुल प्रूफ है? जी बिल्कुल। वो अगेन चूंकि अब मैं गवर्नमेंट के अंदर नहीं, मुझे इनसाइड के व्यू तो नहीं है, लेकिन मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि जो चीज़ें तैयार की गई थी, जो डेटा का फ़्लो तैयार था, टेस्ट का तरीक़ाकार था, उनकी एक जगह कोलेट होना, उनके पॉजिटिविटी को एनालाइज करना, हॉस्पिटल्स का जो फिलअप था उसको, ऑक्सीजन की कैपेसिटी को पे नज़र रखना, वो सारी चीज़ें अपनी जगह कायम हैं। वो तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये चीज़ें की थी और वो NIH की टीम को सिखा भी चुके हैं। और फाइनली डॉक्टर साहब, पाकिस्तानियों के लिए कोई मशवरा दे दें जो थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं जल्दी। नहीं जी, इसमें पैनिक की कोई बात नहीं। सिर्फ अपने जो हमारे कौमी अदाद शुमार निकल रहे हैं कौमी इदारा सेहत के ज़रिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ज़रिए, उनको देखें और उधर से जो ऑफिशियल गाइडेंस आती है उस पर अमल करें। और वो बहुत अच्छे वहाँ लोग बैठे हैं उस सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए, काबिल लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, वो देख रहे हैं और जहाँ कहीं उनको ज़रूरत पड़ती है वो मशवरा भी ले लेते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक एडवाइजर टू मिनिस्टर ऑन हेल्थ डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि सबसे ज़रूरी चीज़ इस वक्त सिचुएशन को मॉनिटर करना है, नंबर्स पे नज़र रखना है और उसके बाद फैसला करना है कि हमें क्या अगला स्टेप लेना चाहिए। लेकिन इस वक्त पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है, परेशान ना होइए। और अब कुछ बिजनेस न्यूज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं तलहा, तो बिजनेस न्यूज़ तो आप ही देंगे। शामिल करेंगे अपना सेगमेंट उतार चढ़ाव, जिसमें हम बात करते हैं मईशत की और मुआशी हालात के ऊपर हम काफ़ी वक्त से गहरी नज़र रखे हुए हैं और हम जानते हैं महंगाई बढ़ रही है, डॉलर ऑल टाइम हाई, गोल्ड ऑल टाइम हाई, पेट्रोल ऑल टाइम हाई जा रहा है, मुल्की खसारे ऑल टाइम हाई जा रहे हैं, हमारे फॉरेक्स रिजर्व सबसे नीचे गिर चुके हैं। तो मुश्किलात इस कदर बढ़ चुकी हैं जिसकी कोई हद ना हो। जी तलहा, कितनी खतरनाक ये न्यूज़ है एक तरीके से हमारे। आपको याद हो वर्दा, 1.5 माह पहले जब हमने शो शुरू किया था तो मैंने ये सवाल एक माहिर माशिया से पूछा था कि क्या हमारा मुल्क डिफॉल्ट तो नहीं करने वाला। बिल्कुल। तो इट्स वेरी स्केरी, बहुत खतरनाक सूरत हाल है, घंटियां सारी बज गई हैं। माहिरीन यही कह रहे हैं कि होश के नाखून लो, होश के नाखून लो, पाकिस्तान कैसे चलता रहेगा ऐसे। बड़े सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीनियर इकोनॉमिस्ट, मेरे बड़े अच्छे दोस्त खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। खुर्रम साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। भाईजान, हर पाकिस्तानी जानना चाहता है क्या मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा, क्या डॉलर ऐसे ही महंगा होता रहेगा, सोना ऐसे ही बढ़ता रहेगा, खाने पीने की अशिया, शय खुरनोश, दाल, सब्जी, चावल, हम क्यों तबाही के रास्ते पे चल रहे हैं? खुर्रम शहजाद जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच तला। देखें, बात यह है कि जब तक आप गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे, मसला ये कि गवर्नमेंट कोई भी आती है वो उसको इक़्तिदार जो है वो पसंद होता है, लेकिन इक़्तिदार के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लेने को तैयार नहीं होती। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि मईशत को ठीक किया जाए, वो कड़े फैसले लिए जाएं जो पॉलिटिकल इकोनॉमी को जो है सपोर्ट नहीं करते इस तरह से, या फिर वोटर्स के लिए खासतौर पर नहीं होते, पूरी आवाम के लिए होते हैं।
और वो उसके फ्यूचर के लिए होते हैं। तो मसला हमारा ये है कि हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं करती, डिसीजन नहीं लेती और जो है वो गवर्नेंस ठीक नहीं करती, बट उसी खराब मैशियत को मजीद आगे लेके चलती है और खराब होने में खुद ही मदद करती है। तो प्रॉब्लम ये है कि जहाँ जब तक हमारे यहाँ जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो ठीक नहीं होगा, और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी जो जड़ है पूरे इकोनॉमी की खराबी की, वो फिस्कल है। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं वो या तो पूरे इकट्ठे नहीं होते, वो या तो वो लोग टैक्स नहीं देते जो टैक्स इनको देना चाहिए, जबकि आवाम जो है वो टैक्स देती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस देती है, ट्रांजैक्शन पे टैक्स, और उसके दूसरे एंड पे यानी कि उस टैक्सेस का जो इस्तेमाल है वो ठीक नहीं होता, वो हम एजुकेशन पर खुरम भाई ये बताइए कि हमने देखा ईरान के ऊपर इतनी पाबंदियां लगी, इतने सेक्शंस लगे, अमेरिका की आंख में आंख डालकर बोला हमें कर्जे नहीं चाहिए, आपकी मदद नहीं चाहिए, लेकिन आज वो अपने पैरों पे खड़े हैं, वहां पर भिखारी अलाउ नहीं है, भीख देना अलाउ नहीं है, सबके लिए फ्री खाना, फ्री पेट्रोल तक मिलता है। अफगानिस्तान की करेंसी जंगें होती रही कई दिहाइयों तक, हमसे आगे निकल गई है, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है। हम क्यों खुरम इतना पीछे रह गए हैं? हम क्यों नहीं अपने इंसेंटिव्स, अपनी मईशत की खातिर सोचते हैं, सिर्फ अपने कुर्सी की खातिर क्यों सोचते हैं? ये क्या, इसकी क्या वजह होगी खुरम? देखिए, मैं इस पे कमेंट क्या करूं कि जी कौन अपनी कुर्सी की खातिर क्यों नहीं सोचता, इकोनॉमी के लिए या लोगों के लिए कोई क्यों नहीं सोचता यहाँ पे, और वो कुर्सी की खातिर क्यों सोचता है? तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ शायद उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं हुई ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन रिसोर्स। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स होती है आपकी वो ह्यूमन कैपिटल होता है। अगर आप उसमें तालीम नहीं उसको देंगे, अच्छी सेहत नहीं देंगे, अच्छे इक़्तिदार नहीं देंगे, अच्छे कल्चर, अच्छी चीज उसको नहीं सिखाएंगे, उसको ये नहीं बताएंगे कि जो है अपने लोगों के लिए काम कैसे किया जाता है, सिखाई जाती है, तो वो इवेंचुअली रेंट सीकिंग की तरफ आता है। वो ये देखता है कि मैं इक़्तिदार में आके जो है वो अपना कुछ बना लूं। और देखिए, आपके जो भी पार्लियामेंट में आते हैं लोग, सबसे ज्यादा तो उसमें वही लोग होते हैं कानून बनाने वाले जिनके अपने स्टेक्स होते हैं। देखिए, स्टेक होना बुरी बात नहीं है, बट कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करना जो है ना वो हमारा फर्ज है। अगर वो नहीं करेंगे तो यही देखेंगे तला आप अगले 10 साल में, 20 साल में ये लोग अपने इंटरेस्ट को सोचे होंगे और नेशनल इंटरेस्ट को जो है हमेशा सैक्रिफाइस करेंगे। मेरे कुछ दिनों पहले गुफ्तगू हो रही थी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से, तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इसलिए डिफॉल्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, चाइना कभी चाहेगा नहीं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और उसके लिए मुश्किलात पैदा हो, तो इसीलिए हमें कहते हैं ना चलाते रहेंगे गाड़ी को, थोड़ा थोड़ा कर्जा देते हुए गाड़ी चलती रहे, फिर भले पेट्रोल 300 तक पहुंच जाए, डॉलर 300 तक पहुंच जाए। वुड यू एग्री? जी बिल्कुल। देखें, मैं ये कहूंगा कि डिफॉल्ट वाली बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं होना हमने। और वैसे भी हमारे यहाँ जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें डिफॉल्ट नहीं होने देंगी। और उसमें देखिए, पहली बात तो ये है कि हम अक्सर आजकल जो है कंपैरिजन हो रहा है श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का, मुझे लगता है ये थोड़ी ज्यादा एग्जैजरेशन है। ऐसा नहीं है, श्रीलंका की सिचुएशन काफी हद तक डिफरेंट रही है पिछले 3 सालों में, उसकी सिचुएशन क्रिएट हुई है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट वहाँ पे प्रॉब्लम, यही है कि जब आपके यहाँ सिचुएशन होती है तो वो क्रिएट होती है, फिर ओवरनाइट ही जो है वो नजर आता है। लेकिन वहाँ पे टूरिज्म इकोनॉमी बहुत बड़ी है श्रीलंका की, और पिछले 3 साल में कोविड की वजह से सबसे ज्यादा वहाँ पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ा। पूरी दुनिया में जहाँ टूरिज्म था वहाँ इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद जो है उनके यहाँ इकोनॉमी का साइज भी बहुत छोटा है, उनके यहाँ जो है वो रिलेटिव जो करते हैं वो भी काफी ज्यादा है, तो प्रॉब्लम हम उनके यहाँ बहुत ज्यादा रही है। हमारे यहाँ इस तरह के अल्लाह की शुक्र इशू नहीं है। हमारे वो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका एक एडवांटेज है। चाइना के साथ हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रवाबित है। फिर हमारे यहाँ जो ये अभी रिसेंट जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है ना, जिसमें हमने अपनी डिप्लोमेसी इम्पैक्ट किया है पूरी दुनिया में, अमेरिका के साथ जो है वो ताल्लुकात थोड़े खराब हुए हैं हमारे, और फिर यूरोपियन यूनियन के साथ थोड़े खराब हुए, इनको हमने ठीक करना है। हमारी इनके साथ सबसे ज्यादा ट्रेड है, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हमारी यूरोप को है, अमेरिका को है, हमारी जो इम्पोर्ट्स होती है वो चाइना से ज्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब क्रिएट करना है जिसके जो एडवांटेजेस हैं उसके साथ सही तरीके से चलना है और अपने फायदे उठाने हैं। डॉलर कहाँ जा रहा है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है? खुरम ये बताइए, डॉलर कहाँ पे रुकेगा? बात करें और इवेंचुअली राइट खुरम, डॉलर कहाँ रुकते हुए नजर आ रहा है, पेट्रोल कहाँ रुकते हुए नजर आ रहा है? लेकिन काम बहुत करना है ताकि महंगाई कम हो, लोगों को। राइट खुरम, राइट। इस वक्त कंसर्न खुरम इस वक्त डॉलर का बड़ा है, पेट्रोल का बड़ा है, ये कहाँ जाके रुकेगा? कुछ महंगाई कम होगी, क्रिप्टो क्रैश कर रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, कमोडिटी मार्केट्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये सब कुछ कहाँ जाके रुकेगा खुरम?
देखिए अभी अगले 3 महीने बहुत क्रूशियल है हमारे लिए, और उसमें गवर्नमेंट अगर 15 तारीख के बाद उनसे पेट्रोल सब्सिडी जो है वो हटाती है, जो कि डिजर्व नहीं करते, जैसे बड़ी गाड़ियां हैं उन पे सब्सिडी हटा देती है और वहाँ पे टैक्स भी लगाती है पेट्रोल पे और डीजल पे, और वहाँ से फिर जो पैसे जो इकट्ठे होंगे, क्योंकि बड़ी गाड़ियों को फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल की 4x4 गाड़ी रखता है तो उसका मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जितना 1000 सीसी से नीचे गाड़ी वाले को पड़ता है या मोटरसाइकिल वाले को पड़ता है। टारगेटेड सब्सिडी दें, वर्क फ्रॉम होम की जो है वो पॉलिसी स्मार्ट जो है वो तरीका रखें काम का, मार्केटिंग जो है 6-7 बजे बंद करते हैं, 4 दिन का वीक रखें और इन गाड़ियों पर पाबंदी लगाएं। आप देखिए ये स्मार्ट तरीके से काम चलाएंगे ना आप, तो आपकी महंगाई में भी कमी होगी या ज्यादा नहीं होगी एटलीस्ट। खुरम एक और जरूरी सवाल, आपके इकोनॉमी के एनर्जी। खुरम एक और जरूरी सवाल, शुरू में आपने मिसमैनेजमेंट का जिक्र किया था, जो इस वक्त करंट फाइनेंशियल टीम है, क्या आप उनसे मुत्तमईन हैं? बजट कोई चैलेंज होगा उनके लिए? बिल्कुल होगा, क्योंकि एक तरफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, एक तरफ आपकी जो है ना हार्डकोर इकोनॉमी है, इन दोनों के बीच में जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इशू ये है कि विद इन द पार्टी भी अगर 2 तरीके से मैनेज हो रही होगी चीज, एक कहीं और से और एक पाकिस्तान से, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक फाइनेंस मिनिस्टर रखें, एक प्राइम मिनिस्टर हो, वही फैसले करें। थैंक यू सो वेरी मच खुरम जद्दाद मानते, और उन्होंने बहुत वाज़ेह कह दिया कि इस वक्त मिसमैनेजमेंट है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बजट बहुत बड़ा चैलेंज होगा, डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। ये एक अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आगे बढ़ते हैं, पावर सेक्टर का मैंने सवाल पूछा, इसका जवाब नहीं आया, क्योंकि सर्कुलर डेट इदारों के दरमियान ज़ेर गर्दिश कर्जे जो हैं वो 2000 अरब के करीब पहुंच गए थे। इस वक्त उनका करंट स्टेटस क्या है, ये भी हम आगे चल के जानेंगे। हम किस तरफ जा रहे हैं तला, क्या हो रहा है? अल्लाह खैर करे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ, आप स्टूडियो में देख रहे हैं कि हमारे साथ एक बहुत ही फेमस डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ गनात्रा। ये बहुत ही फेमस प्लास्टिक सर्जन है, स्पेशली सर्जरीज करते हैं कटे होठ और कटे तालू की, क्योंकि पाकिस्तान चौथे नंबर पे आता है इस चीज़ में हमारे यहाँ, क्योंकि जिनके ज़्यादातर बच्चे हमारे यहाँ कटे होंठ और कटे तालू वाले पाए जाते हैं, और ये पैदाइशी होते हैं बच्चे। बहुत सी इसकी मिथ्स भी हैं, जिस पे कुछ लोग कहते हैं कि सूरज ग्रहण हो गया या चांद ग्रहण हो गया। ये क्या वाकई इसमें कुछ हकीकत है या ये सारी एक मिथ है? इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, तो आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग मैंने आप सबको बताया भी था कि पाकिस्तान चौथे नंबर में आता है जहाँ पे कटे होंठ और कटे तालू के बच्चे पाए जाते हैं, और ये पैदाइशी ही ज़्यादातर मसला होता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसके बारे में कि क्यों होता है, क्या वजह है? बेसिकली जो पाकिस्तान में इसका जो तनासुब है वो 1 in 500 है। 500 बच्चे पैदा होते हैं तो एक बच्चे में कटा हुआ होंठ, कटा हुआ तालू होता है। और आपको शायद ये पता है या नहीं पता, पाकिस्तान में एक दिन में 18,000 बच्चे पैदा होते हैं। एक दिन में 18,000 बच्चे पैदा होते हैं। तो इसका मतलब है कि हर 500 में से एक बच्चा कटे होंठ, कटे तालू के साथ पैदा होता है, तो 32 बच्चे डेली पाकिस्तान में कटे होंठ, कटे तालू के साथ पैदा होते हैं। और उसको मल्टीप्लाई करें 365 से, तो ये तकरीबन 11,000 कुछ बनेंगे। ये अच्छा खासा फिगर है। जो पाकिस्तान जो चौथे नंबर पे आता है, तो पहला तो चाइना है, दूसरा इंडिया है, तीसरा इंडोनेशिया और चौथा पाकिस्तान है। अब आते हैं वजह की तरफ। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है, ज़्यादातर लोगों के जहन में कि चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण की वजह से। तो ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत मिथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग गलत मिथ है। इसकी जो वजह होते हैं आप इसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक मरूसी वजूहात हैं और दूसरी इन माहौलियाती वजूहात हैं। मरूसी वजूहात में हम कहेंगे जेनेटिक फैक्टर्स, आपस में ख़ानदान की शादियाँ, फर्स्ट कज़न मैरिजेज़ में हम लोगों ने देखा है कि 30%, 10 में से 3 ऐसे होते हैं जो कज़न मैरिजेज़ की वजह से होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करके पूछना चाहूँगी आपसे कि यूजुअली कहा जाता है कि कज़न मैरिजेस जब होती हैं तो उसमें एब्डोमिनलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन कटे होंठ और कटे तालू का भी ताल्लुक है? तमाम बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें जो स्पेशली जीन्स के जरिए फैल रही होती हैं, इसमें भी जेनेटिक फैक्टर है इन्वॉल्व। सुनने वाले गौर से सुन लें, वो जो कबीले हैं, वो जो आबादियां, वो जो हमारे खानदान है जो सिर्फ कजन्स में शादी करते हैं, हम बाहर लड़की नहीं देंगे, हम अपने बेटे की अपनी फैमिली में शादी करेंगे, और ये 3-3, 4-4 जनरेशन से हो जाता है। उसकी वजह से एबनॉर्मैलिटीज क्रिएट होती हैं। यही डॉक्टर साहब बता रहे हैं। कंटिन्यू डॉक्टर साहब। दूसरी जो है वो माहौलियाती वजह है, जो जिसको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जो फैक्टर आइडेंटिफाई हो गया है
और जो 100% श्योर है वो फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी है। फॉलिक एसिड हर फ्रूट में पाया जाता है, फॉलिक एसिड बहुत चीप है, आम मिल जाता है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ फर्स्ट 3 मंथ्स में फॉलिक एसिड लें तो बहुत कम चांस है कि कटे हुए होंठ, कटे हुए तालू या और कोई पैदाइशी नुक्स हो जिसमें दिल में सुराख भी है, क्लब फुट भी है और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। यानी कि फॉलिक एसिड इम्पोर्टेंट है और फॉलिक एसिड हर उस ग़िज़ा में मौजूद है और ये सारी चीज़ें फर्स्ट 3 मंथ्स में हो रही होती हैं, पहले 3 महीने में। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड की अलग से मेडिसिन्स भी दी जाती हैं आजकल देते भी हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो फॉलिक एसिड ली जाए ताकि इनसे बचा जाए। इसके अलावा और बहुत सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो इसकी तरफ ले जाते हैं, जिसमें मैटरनल स्मोकिंग है, माँ का सिगरेट पीना है, माँ का अपनी तरफ से दवाइयाँ खा लेना है, ताबकारी शौक़ का शिकार होना है, यानी एक्सरे करवा लिया, पता है नहीं कि प्रेगनेंसी है। अल्ट्रासाउंड सेफ़ है या यहाँ पे ये याद रखना है, अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हैं लेकिन एक्सरे सेफ़ नहीं है। और बाप की एज ज़्यादा है उसकी वजह से भी हो सकता है, अल्कोहल कंजम्पशन माँ ले रही है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो उस तरफ ले जाते हैं, लेकिन 100% किसी को भी नहीं पता कि कटे हुए होंठ, कटे हुए ताल्लुक किस वजह से होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखना ज़रूरी है कि इसका कोई ताल्लुक चांद गिरन, सूरज गिरन से नहीं है, माँ के मनूस होने से नहीं है, काले जादू से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आप इस काम में कैसे आए? फ्री में आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, कैसे जज्बा आपके दिल में पैदा हुआ? देखिए मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, मैंने तकरीबन 30 साल डॉ मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल में सर्व किया है। एज RMO इंटर हुआ और एज अ प्रोफेसर रिटायर हुआ। 2016 में मैं रिटायर हुआ, लेकिन ये काम जो मैंने 2004 से शुरू किया हुआ, जब मैंने देखा कि प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता ही होगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी भी आती है जो काफ़ी पैसे वाली सर्जरी है। तो लेकिन कटे होंठ, कटे ताल्लुक की जो मैंने जो मिजरी देखी, हम लोगों ने जो देखा, फैसला किया कि इसमें थोड़ा वेलफेयर का काम करना है। तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले इसमें कैंप शुरू किए, इंटर सिंध में जाके हम लोग कटे होंठ, कटे ताल्लुक के फ्री सर्जरीज करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काम बढ़ता गया, हमारे साथ NGOs आती गई और इस काम को हमने इसको कम्प्रिहेंसिव क्लेफ्ट केयर कर दिया। यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कटे होंठ, कटे ताल्लुक का एक एस्पेक्ट तो सर्जरी है जो लोगों को पता है, लेकिन और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसमें आवाज़ का मसला होता है तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, इसमें दांतों का मसला होता है तो हमें ऑर्थोडोंटिस्ट की ज़रूरत होती है, इसमें जबड़े का मसला होता है तो हमें मैक्सिलोफेशियल की ज़रूरत होती है, इसमें सुनने का मसला होता है तो हमें इसमें ENT सर्जन की ज़रूरत, कनेक्टिंग डिसऑर्डर्स। तो इसमें यह है कि इसकी जो अप्रोच है वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है और इसको हम कहते हैं कम्प्रिहेंसिव क्लेफ्ट केयर। तो अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर गुलशन इकबाल कराची में हम लोगों ने ये कम्प्रिहेंसिव क्लेफ्ट केयर का काम पिछले 5 साल से शुरू किया हुआ और ये स्लोली ग्रेजुअली चल रहा है। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो कोई भी हो अपना बच्चे का इलाज कराए तो कम्प्रिहेंसिव क्लेफ्ट केयर करवाए, उसकी पूरी केयर। पूछना चाहिए कौन सी एज में इस सर्जरी करवानी चाहिए? कि बहुत से मेरे माँ बाप को ऐसे कहते हैं बच्चा बहुत छोटा है, डिले कर देते हैं, प्रोलॉन्ग कर देते हैं सर्जरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले तो ये देखना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है? पहला प्रॉब्लम फीडिंग का। फीडिंग के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि माँ बच्चे को हॉर्स राइडिंग पोजीशन पे दूध पिलाए। इसमें बच्चे को इस तरह से अपनी थाई पे बिठाए कि माँ की थाई एज अ हॉर्स काम कर रही है, बच्चे को एक हाथ से सपोर्ट दे, दूसरे हाथ से मुंह में उसके छाती डाले। तो ये हॉर्स राइडिंग पोजीशन इंपॉर्टेंट है। अगर माँ किसी वजह से दूध नहीं पिला सकती तो फिर उसको लंबे निप्पल मिलते हैं जिसको क्लेफ्ट निप्पल कहते हैं, उस निप्पल से 45 डिग्री के जाविये पे रख के बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे को दूध सही पिलाते हैं और पहले 3 महीने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं तो बच्चा इस काबिल हो जाता है कि 3 मंथ्स पे उसकी सर्जरी हो सकती है। तो लिप की सर्जरी जो हम लोग 3 मंथ्स पे करते हैं, लेकिन लिप की सर्जरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्जरी वो पैलेट की सर्जरी, तालुक की सर्जरी। क्यों कि तालुक की जो सर्जरी है उससे बच्चे को बोलने का ताल्लुक है। अगर वो सही टाइम पे नहीं हो रही तो बच्चा सही बोल नहीं सकता। तालुक की सर्जरी का जो सही टाइम है 9 महीने से 18 महीने, 9 महीने से 18 महीने के दरमियान तालुक की सर्जरी हो जानी चाहिए, ताकि जब बच्चा 1.5 साल के बाद बोलना शुरू करे तो वो सही बोले। वरना वो नाक से आवाज़ उसकी निकलेगी, नाक से बोलेगा और सही बोल नहीं सकेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, माशरे में सही कारमद फ़र्द नहीं बन सकेगा, वो डॉक्टर नहीं बन सकेगा, इंजीनियर नहीं बन सकेगा, टीचर नहीं बन सकेगा। तो हमारा जो एम है वो ये है कि कम्प्रिहेंसिव क्लेफ्ट केयर दे के उसको माशरे का कारमद फ़र्द बनाए। ये नहीं बने कि खाली बस उसकी सर्जरी बनाए, सर्जरी कर दी। डॉक्टर साहब कितनी सर्जरी आप लोग माशाल्लाह से कर चुके हैं ऐसी, और जो लोग आपको देख रहे हैं, आपसे राब्ता करना चाहते हैं, आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, वो किस तरह लें?
मेरे ख्याल से मैं तकरीबन सन 2004 से लेके अभी तक 10,000 से ज़्यादा सर्जरियाँ कर दी हूँ। हम लोगों ने जो कैंप्स किए उनमें तकरीबन 5-6 हज़ार सर्जरियाँ हो चुकी और तकरीबन 96 कैंप्स हम कर चुके हैं इंटेंसिव में। डॉक्टर साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहूँगी, आखिरी सवाल करना चाहूँगी, क्या आपके अगर कटा होंठ या तालू है उसकी सर्जरी के बाद प्लास्टिक सर्जरी प्रॉपर तरीके से हो जाए, कामयाब हो जाए, तो आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं? बिल्कुल। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन फ्यूचर में कोई मसला? देखें यही मैंने सारा बताया कि अगर कोई मसले होते हैं तो उसका भी इलाज होना चाहिए। जैसे सपोज तालू की सर्जरी होगी, आवाज़ सही नहीं है तो अब उसको स्पीच थेरेपी होनी चाहिए, फिर आपको वहाँ भी लेके जाना पड़ेगा। स्पीच थेरेपी होनी चाहिए। अगर उसके दांतों का मसला है, बड़ा हो गया है बच्चा, उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, ये हुए, तो वो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें आगाह किया इन तमाम बातों से। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनात्रा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अल्लाह आपको और कामयाब करे। और जो लोग आपको देख रहे हैं अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर पे आप राब्ता करें, गूगल करके भी आप डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपको प्रोवाइड करेंगे सर्विस और जरूर राब्ता करें। बिल्कुल, और फिर हम मजीद इस बारे में बात करेंगे, लेकिन कल सुबह 9 बजे तो देखना मत भूलिएगा। दुनिया बोल है, कल मिलेंगे आपसे, अब तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।